एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। मित्रों, भारतीय संविधान सभा के अनेक सदस्यों का तो मत था कि वह संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई है। उनका मानना था कि इसमें संघात्मक सिद्धांत नाम ही लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विचारक जो संविधान सभा के सदस्य श्री पी.टी. चाको जो थे, उनका मत था कि जो संविधान सभा ने निर्मित किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई है और व्यवहारतः राज्य विधानमंडल को कोई शक्तियां प्रदान ही नहीं की गई है। एक अन्य संविधान निर्माता पी.एस. देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। कुल मिलाकर ये कहना कि हमारे संघात्मक व्यवस्था वाली बात को संविधान निर्माताओं ने ही स्वयं ने ही कहा है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसमें एकात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। तो यदि हम भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करें तो दो प्रकार के ये एकात्मक तत्व हमें दिखाई देते हैं। पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व और दूसरा भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। एक बार पुनः आप इसको सुन लें। यदि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। पहला भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व यानी उसके अंदर जो उपस्थित है वो, और दूसरा भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व यानी व्यवहार में जो पाया जाता है। तो पहले हम विस्तार से पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे मित्रों कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। इसीलिए भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक तत्व पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। इस प्रकार हैं। पहला है इकहरी नागरिकता। प्रायः क्या होता है, संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, वहाँ अमेरिका की नागरिकता है और दूसरी जिस राज्य का वो निवासी होता है वहाँ की नागरिकता। अमेरिका में 50 राज्य हैं तो उनकी भी नागरिकता है नागरिक के पास। लेकिन भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। तो इस तरह से इकहरी नागरिकता जो है संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है, हालांकि भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से इसे आवश्यक समझा गया है। दूसरा बिंदु आता है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। मित्रों, हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी गई है। यदि हम बात करें, उदाहरण की बात करें, तो संविधान द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए हैं, तो संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में भी जो 52 विषय हैं, इन पर भी केंद्रीय संसद तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। परंतु यदि दोनों के बनाए हुए कानून में कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय कानून मान्य होता है, राज्य द्वारा निर्मित कानून निरस्त माना जाता है। और जब तक राज्य सूची का संबंध है तो इस पर कानून तो राज्य विधानमंडल बना सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती हैं। और हम सभी जानते हैं अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को प्राप्त है, न कि राज्यों को। इस तरह से शक्तियों का जो बंटवारा है वो भी केंद्र के पक्ष में है। तीसरा इसके एकात्मक बिंदु में आता है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्रायः क्या होता है, संघ प्रणाली में राज्यों के भी संविधान होते हैं जो कि संघ से अलग होते हैं, लेकिन भारत में भारत का ही संविधान है, राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। चौथा है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 3 के द्वारा कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे।
किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे, राज्यों की सीमाओं तथा उनके नाम बदल दे। इस तरह से ये जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का जो सामर्थ्य है, ये भी केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। पांचवा बिंदु आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक होती है, परंतु हमारे देश में क्या है, दोहरी न्याय प्रणाली के स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला बिंदु आता है संकट काल में एकात्मक शासन। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 द्वारा जो संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है, पुनः बता दूं, अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 जो है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार के अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत 352 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों के ऊपर कानून बनाने और राज्यों पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और इसके अंतर्गत सभी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में वैधानिक संकट के समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का शासन चलाता है और उसमें संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयाँ न रहकर एकात्मक राज्य के अंग हो जाते हैं। तो ये संकट काल में तो पूरी तरह से भारतीय संविधान में एकात्मकता आ जाती है, एकात्मक शासन बन जाता है। अगला बिंदु आता है महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च लोक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु हमारे भारतीय संविधान द्वारा समस्त विषयों के संबंध में क्या है, एक रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें अखिल भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है और इन सेवाओं के सदस्य ही राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह से राज्यसभा के 2/3 बहुमत से भी कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जा सकती है। इसी तरह से भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है, उनके अधीन ही भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है, जो कि एक केंद्रीय सेवा है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों को भी संपन्न करता है। इस तरह से महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था स्थापित की गई है। अगला बिंदु है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। भारतीय संघ के घटक राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हम सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह से राज्यपाल केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से राज्यपाल को नियुक्त किए जाने की ये जो विधि है वो संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बिंदु नंबर 9 है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य जो है केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र जो है राज्यों पर एक तरह से अपना होल्ड रखता है, कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। तो आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों की दुर्बल स्थिति है। इसीलिए विभिन्न जो भी डिजास्टर आते हैं, आपदाएं आती हैं, तो राज्यों को केंद्र की ओर देखना पड़ता है। अगला बिंदु है राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। प्राय विश्व के संघात्मक देशों में क्या होता है, उच्च सदन में बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, चाहे राज्य छोटे हो चाहे बड़े हो, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे बड़े हो, लेकिन समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है, राज्यों को यानी राज्यसभा में राज्यों को आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस तरह से जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनके ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें आते हैं और जिनकी जनसंख्या कम है उनके कम प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। अगला बिंदु है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। यद्यपि क्या होता है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है, ये हम सभी जानते हैं।
लेकिन क्या होता है, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ये कानून बनते हैं। तो इस तरह से ये एकात्मकता हो जाती है। सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। संवैधानिक और साधारण कानून में अंतर नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में भी ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय संविधान में 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है। पहला जो तरीका है उसमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। तो ये जो तरीका है ये इसको एकात्मक व्यवस्था में बदल देता है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में सुपरिवर्तनशील संविधान नहीं होना चाहिए, दुष्परिवर्तनशील संविधान होना चाहिए। फिर आता है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। संघ तथा राज्यों के बीच अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद हो जाए, कोई ऐसा झगड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। इसलिए केंद्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियाँ हैं। इसके लिए केंद्रीय सरकार क्या करती है, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है और ये क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र तथा राज्यों की सरकार, केंद्र जो है राज्य की सरकारों की भूमिका को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण जो किया जाता है वो भी एक तरह से उसको कंट्रोल करता है, राज्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कुछ बिंदु हैं मित्रों जिनसे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतरंग में ही एकात्मक तत्व उपस्थित है। एक बार पुनः सुन ले, ये एकात्मक तत्व है इकाई नागरिकता, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ, एकीकृत न्याय व्यवस्था, संकट काल में एकात्मक शासन, महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जाना, सुपरिवर्तनशील संविधान और केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। तो ये कुछ बिंदु थे जो एकात्मक तत्व है इसके अंतरंग में उपस्थित है, संविधान में उपस्थित है। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, यानी संविधान में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन व्यवहार में ऐसा आ गया है कि एकात्मकता दिखाई देती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जो है राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है, जिनसे एकात्मकता में वृद्धि हुई है और केंद्रीकृत संघवाद का चलन जो है हुआ है। संघवाद तो है लेकिन केंद्रीकृत है। पहला बिंदु आता है, पहला तत्व है प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। हमारे देश में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व यदि करिश्माती और प्रभावशाली होता है या रहा है तो तब केंद्र जो है ज़्यादा हावी रहा है, राज्यों पर ज़्यादा उसका नियंत्रण रहा है। हम सभी जानते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है। तो उस समय ज़्यादातर देश में एक दलीय सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, तो लंबे समय तक उन्होंने देश में प्रधानमंत्री पद को संभाला है। तो उनके व्यक्तित्व के कारण जो है राज्यों के मुख्यमंत्री थे या राज्यों की जो भूमिका है वो कोई प्रभावशाली नहीं रही है। दूसरा बिंदु आता है एक दलीय प्रभुत्व। भारत की राजनीति ज़्यादातर जो है, हम इतिहास को यदि देखें तो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही है और कांग्रेस पार्टी ने 1947 से 1967 तक केंद्र में शासन किया और ज़्यादातर राज्यों में भी उस समय कांग्रेस की सरकारें रही है। 1971 में पुनः कांग्रेस का ही शासन रहा है। 67 तक तो राज्य सरकारें भी ज़्यादातर उनकी रही है। 1977 में आकर के पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, वो थोड़े समय तक चली। 1980 में पुनः कांग्रेस आ गई जो कि 1984 में पुनः सत्तानशीन हुई। तो इस तरह से कांग्रेस का जो है एक दलीय प्रभुत्व रहा है। फिर आता है एक योजना आयोग जो है 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण काम सौंपे गए थे। तो ये जो
योजना आयोग होता था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और इसके कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी इससे संबद्ध होते थे। तो ये योजना आयोग पूरे देश के लिए योजना बनाता था और इस तरह से ये पूरे देश के योजनाओं को बनाते बनाते पूरे राज्यों को कंट्रोल कर लेता था एक तरह से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या है, एक देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यंत प्रभावशाली निकाय है, विकास के लिए नीतियाँ बनाता है और ये जो है एक तरह से क्या करता है, राज्यों को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसमें क्या है, योजना आयोग द्वारा निर्मित जो एवं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत जो योजना है वो सारी की सारी एक तरह का शासकीय कार्यक्रम बन जाती है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद तो नाम ही है इसका, हालांकि इसमें जो भी सदस्य होते हैं राज्यों से भी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, फिर भी इसमें प्रभुत्व क्या है, केंद्रीय सरकार का ही ज़्यादा रहता है और योजना आयोग जो नीतियाँ बनाता है वो ही राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत कर ली जाती हैं। तो इस तरह से, और जब अल्पमत की सरकारें होती है तब तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व आमतौर पे दुर्बल भी हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में भारतीय संघवाद जो है बदलता रहा है, कभी वो केंद्रीकृत संघवाद का युग रहा है, कभी वो सहयोगी संघवाद का युग रहा है, कभी एकात्मक संघवाद का युग बन जाता है, तो कभी सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था भी बन जाती है और ऐसा समय समय पर होता रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।